स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर बायोमॉलिक्यूल में इंट्रोडक्शन के साथ बेसिक बायोमॉलिक्यूल, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोसेकेराइड, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलिटीज, इवन बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल में प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। न्यूक्लिक एसिड के बाद जो हेडिंग दी है वह है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हेडिंग डालें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अभी लिखेंगे नहीं, जरा देखेंगे इधर। जैसा कि पहले से ही पता है कि प्रोटीन है क्या, तो प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है। अभी लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कई स्पेशली 20 टाइप के अमीनो एसिड इन्वॉल्व होकर के प्रोटीन बनाते हैं। अगर सिर्फ एक अमीनो एसिड होता तो होमोपॉलीमर कहते, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैं, इस नाते हेटेरोपॉलीमर। तो हेटेरोपॉलीमर है क्योंकि डिफरेंट अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन। अब डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? तो लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। इसी नाते प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। इसी को पॉली का मतलब ढेर सारे, पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड। किसी पॉलीपेप्टाइड में चेन होती है ऑफ अमीनो एसिड जो जुड़ी होती है किससे? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे मान लेते हैं एक अमीनो एसिड ये है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमीनो एसिड है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमीनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे चेन बनती है। लेकिन ये चेन बनती कैसे वो देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक अमीनो एसिड है जिसमें ये NH2 ग्रुप है, ये कार्बन COOH, ये हो गया H और ये R। हमने मान लेते पहला अमीनो एसिड है तो यहाँ R1 लिख लिया है, और ये दूसरा अमीनो एसिड है उसका ये NH2 है, ये COOH है, ये H है, ये दूसरा अमीनो एसिड है तो यहाँ R2 लिख दिया। तो होता क्या है, पहले अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच ही तो बॉन्ड बनेगा। तो होता क्या है, पहले अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप के बीच रिएक्शन होगा और तब बॉन्ड बनेगा। तो जब बॉन्ड बनेगा तो वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाने का मतलब डिहाइड्रेशन हुआ। तो देखो होगा क्या, इधर से एक H चला जाएगा, इधर से OH चला जाएगा, तो बचेगा क्या? देखिए, तो बचेगा CONH। क्या बचेगा? CONH। अब इधर की तरफ क्या होगा, ये कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन, ये NH2 और ये R। और इधर की तरफ क्या होगा, ये कार्बन होगा, ये COOH होगा, इधर की तरफ H और इधर की तरफ R2। अब ध्यान से देखेंगे ये क्या बना है, तो कहोगे यही पेप्टाइड बॉन्ड है। और पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, तो कहोगे COOH ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड। तो किसके बीच बनता है? COOH ऑफ
फर्स्ट अमीनो एसिड एंड NH2 ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड। और प्रोसेस कौन सी होती है? तो प्रोसेस होती है डिहाइड्रेशन। तो रिजल्ट देखो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक अमीनो एसिड है, फिर ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा अमीनो एसिड है, ये पांचवा अमीनो एसिड है। चाहे जितने आप जोड़ते जाओ, यहाँ NH2 जोड़ते जाओ, फिर जोड़ते जोड़ते जाओगे, चाहे जितनी लंबी चेन बना लो, इस अमीनो एसिड का इधर क्या फ्री रह जाएगा? NH2 ग्रुप। तो यहाँ क्या फ्री दिखाई पड़ जाएगा? NH2 ग्रुप फ्री दिखाई पड़ जाएगा। और चाहे जितनी लंबी चेन जोड़ लीजिए, आखिरी में क्या फ्री मिल जाएगा? तो इस अमीनो एसिड का क्या फ्री मिल जाएगा? COOH। ध्यान से सुनिएगा, ये जो अमीनो एसिड है इसे कहेंगे फर्स्ट अमीनो एसिड, और ये जो अमीनो एसिड है इसे कहेंगे लास्ट अमीनो एसिड। जहां फर्स्ट अमीनो एसिड लगा होता है उसी को कहते हैं एन टर्मिनल। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ फ्री क्या है? NH2 ग्रुप। और जहां लास्ट अमीनो एसिड होता है उसे क्या कहते हैं? सी टर्मिनल। तो इसी को क्या कहते हैं? एन टर्मिनल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो कहोगे सी टर्मिनल कहते हैं। इसी को कहते हैं लेफ्ट एंड, और इसी को कहते हैं राइट एंड। तो यहां अच्छे क्वेश्चन हैं क्या कि किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्या है, ये क्या है? तो कहोगे पेप्टाइड बांड है। चाहे जितने पेप्टाइड बांड आप बना लीजिए, अंततः क्या होगा? तो अंततः एक अमीनो एसिड, जो पहला अमीनो एसिड होगा उसका NH2 फ्री होगा, और जो आखिरी अमीनो एसिड होगा उसका COOH फ्री होगा। तो जो लंबी चेन बनेगी उसके एक किनारे को हम क्या कहेंगे? तो उसके एक किनारे को कहेंगे N टर्मिनल, और दूसरे किनारे को क्या कहेंगे? C टर्मिनल। जिसको N टर्मिनल कहते हैं उसका नाम N टर्मिनल क्यों है? क्योंकि यहाँ फ्री क्या है? NH2 ग्रुप है। और जिसको C टर्मिनल कहते हैं उसका नाम C टर्मिनल क्यों है? क्योंकि यहाँ फ्री क्या है? COOH। जो N टर्मिनल है वो फर्स्ट अमीनो एसिड है, और जो C टर्मिनल है वो लास्ट अमीनो एसिड है। जो N टर्मिनल है वही लेफ्ट एंड है, और जो C टर्मिनल है वो क्या है? क्या जो C टर्मिनल है वही राइट एंड है। अब लिख लो इतना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं कि जब कभी कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनती है तो ढेर सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। ऐसी कोई भी प्रोटीन जिसमें प्रोटीन एक्सटेंडेड रॉड के फॉर्म में पाई जाए, और पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड या आखिरी अमीनो एसिड आप स्पष्ट बता सको, मतलब प्रोटीन में अमीनो एसिड की जो पोजीशन है वो आप बता सको, मतलब पोजीशनल इंफॉर्मेशन आपको पता हो, ऐसी कोई भी प्रोटीन जो फोल्डेड नहीं होगी उसी में आप पोजीशनल इंफॉर्मेशन बता पाओगे। तो ताजी ताजी बनी हुई प्रोटीन हो जिसमें फोल्ड ना हुआ हो, जो रॉड के फॉर्म में पाई जाती हो, और जिसमें पोजीशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड बताना संभव हो, उसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। लेकिन प्रोटीन बहुत देर ऐसे अनफोल्डेड रहेगी नहीं, जल्दी ही प्रोटीन फोल्ड होगी। तो जैसे ही प्रोटीन फोल्ड होगी तो या तो फोल्ड होकर के वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेगी, और या तो फोल्ड होकर के टर्सरी स्ट्रक्चर बना लेगी। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर में अंतर है, वो भी आपको बताएंगे। तो जनरल बात ये है कि यदि कोई ऐसी प्रोटीन है जिसमें कोई फोल्डिंग नहीं हुई है, प्रोटीन रॉड के फॉर्म में है, प्रोटीन में पोजीशनल इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो,
तो उसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें एक एक अमीनो एसिड आप क्या कर सको, बता सको कि अमीनो एसिड पहला कौन है, दूसरा कौन है, 10वां कौन है, 20वां कौन है। तो चाहे कह दो अनफोल्डेड प्रोटीन, या कह दो प्रोटीन विद पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, या प्रोटीन जो फाउंड एज ए एक्सटेंडेड रॉड, उसी को हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन बहुत देर ये अनफोल्डेड प्रोटीन नहीं रहेगी, जल्दी ही फोल्ड शुरू होंगे। तो फोल्ड देखो कैसे होंगे, तो हो सकता है ये फोल्ड होकर के क्या बना ले, हेलिकल स्ट्रक्चर बना ले, जिसका नाम अल्फा हेलिक्स होगा, या हो सकता है ये प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना ले, जिसको बीटा प्लेटेड सीट कहेंगे। चाहे अल्फा हेलिक्स बनाए चाहे बीटा प्लेट बनाए, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं। क्यों? यहाँ जो फोल्ड होता है वो 2 डायमेंशनल फोल्ड होता है, और 2 डायमेंशनल फोल्ड अगर बन गया है तो उसको बनाए रखना जरूरी होगा। देखिए प्रोटीन में पेप्टाइड बांड तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसके अलावा नया बांड कौन सा आएगा? तो इस स्ट्रक्चर को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हाइड्रोजन बांड की है। अब फोल्ड या तो हेलिक्स के फॉर्म में होगी तो अल्फा हेलिक्स कहोगे, प्लेट के फॉर्म में होगी तो बीटा प्लेट कहोगे। अल्फा हेलिक्स की 2 क्वेश्चन है, यहाँ कौन सा हेलिक्स है? तो कहोगे केवल राइट हाइंडेड हेलिक्स पाया जाएगा, और प्रोटीन का केवल कुछ हिस्सा ही क्या बनाएगा? हेलिक्स बनाएगा। तो फिर बाकी हिस्सा क्या बनाएगा? बीटा प्लेटेड सीट बनाएगा। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट का स्ट्रक्चर किसने दिया है? जब ये चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे तो रामचंद्रन प्लॉट पढ़े थे, रामचंद्रन ने नहीं दिया था, नहीं दिया था। तो उसी पैराग्राफ में देखो सबसे आखिरी में किसका नाम लिखा है, पलट के देख लो। वाटसन क्रिक ने दे दिया, वाह भाई वाह, मतलब कुछ भी बताए रखो। पलटो भैया पन्ना, लाइनस पॉलिंग। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसने दिया? जीएन रामचंद्रन नहीं, क्या? लाइनस पॉलिंग। ये याद रखिएगा। वापस आइए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद टर्सरी स्ट्रक्चर में अंतर समझिए। टर्सरी स्ट्रक्चर में भी फोल्डिंग होती है, लेकिन फोल्ड बड़ा स्पेशल होता है। जैसे ऊन ले लीजिए और उसको आप लपेटना शुरू करिए, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लपेटते हैं, फिर ऐसे लपेटते हैं, फिर ऐसे लपेटते हैं, ऐसे घुमा घुमा के गोला बना देते हैं। तो जैसे ऊन का गोला बनता है, जिसमें ऊन अपने ऊपर ही क्या रहता है? लिपटता रहता है। तो जब प्रोटीन अपने ऊपर ही फोल्ड होती रहे, और जब अपने ऊपर फोल्ड होगी तो 3D फोल्डिंग हो जाएगी, 3D स्ट्रक्चर बनेगा। तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है? ये भी फोल्डेड ही है, बस क्या हो जाएगी? 3D। और कैसी फोल्डिंग है? फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड होगा, जैसे हालो वूलन बाल। अब सवाल यह है कि जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगा तो इसको भी बनाए रखना जरूरी होगा। मेंटेन बाई हाइड्रोजन बांड, डाइसल्फाइड बांड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और कोवैलेंट बांड। ये सवाल अभी जल्दी आया है कि टर्सरी स्ट्रक्चर नॉट मेंटेन बाई। अब हमें क्या पता है कौन मेंटेन नहीं करता है? जो मेंटेन करता उनके नाम लिख लो, कौन कौन है? हाइड्रोजन बांड, डाइसल्फाइड बांड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और कोवैलेंट बांड। लो बुकलेट जरा, पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 10। बुकलेट नहीं मिली? जाओ पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बताओगे? कह रहा सबसे कम कौन सा इन्वॉल्व होगा? लीस्ट लाइकली। तो यहां जो लिखे वो छोड़ देना, बाकी जो बचेगा वो आंसर लगा देना। तो कौन सा आंसर दोगे? तो ईस्टर बांड दे दीजिएगा। क्लियर है? तो ये सवाल आया हुआ है।
कहीं तो डाइसल्फाइड बांड से पूछना पड़ेगा कैसे मेंटेन करेगा, हम क्या जाने कैसे मेंटेन करेगा। बांड बन जाएंगे, दो मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रक्चर बना रहेगा। इधर देखो, जैसे ये चेन बन गया है, इस चेन के बीच यहाँ क्या बन जाएगा, डाइसल्फाइड बांड बन जाएगा, चेन रुकी रहेगी। तो काम की बात ये है कि या तो प्रोटीन फोल्ड नहीं है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फोल्ड है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या टर्सरी स्ट्रक्चर है, तो फिर फोल्ड तय करेगा। फोल्ड अगर 2D फोल्ड है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और 3D फोल्ड है तो टर्सरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में केवल हाइड्रोजन बांड नया आया है और टर्सरी स्ट्रक्चर में कई बांड आ गए हैं। हाइड्रोजन बांड है, डाइसल्फाइड है, बाकी बहुत सारे इंट्रैक्शन भी पाए जाएंगे। ठीक है, सबसे काम का सवाल यह है कि प्रोटीन से बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। तो जब प्रोटीन से बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होंगी तो ज़्यादातर एक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा, आंसर देंगे टर्सरी, नेसेसरी फॉर मेनी या ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कौन सी प्रोटीन ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आंसर क्या देंगे, टर्सरी इन्वॉल्व है। कभी कभार ये देखने को मिलता है कि मान लेते हैं कि ये फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरी फोल्डेड, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बहुत सारी हो गई। तो बहुत सारी फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन हैं। अगर ढेर सारी फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन इकट्ठा हो जाएं और मिल करके एक बड़ी प्रोटीन बनाए, तो अगर मिल करके एक बड़ी प्रोटीन बनाएंगे तो उसी का नाम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। क्या, फॉर्म बाय असेंबलेज ऑफ मेनी फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन। फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगी तो जितनी चेन मिलेंगी उन सब को क्या कहोगे, सब यूनिट कहोगे क्वाटरनरी प्रोटीन का। और सब यूनिट आपस में जुड़ेंगे कैसे, तो उनके जुड़ने के कई तरीके हैं। या तो क्यूब के फॉर्म में जुड़ जाएंगे, तो प्लेट के फॉर्म में जुड़ जाएंगे, या तो लंबी चेन बना लेंगे। तो क्यूब बन सकता है, प्लेट बन सकता है, स्ट्रिंज बन सकता है, लेकिन फाइनली जो बनेगा वो बनेगा क्या, क्वाटरनरी। ये मतलब ना निकाल लीजिएगा कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 4 ही पॉलीपेप्टाइड जुड़ती हैं। 4 से इसका मतलब नहीं, चूंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बोल रहे थे तो क्या बोलना पड़ा, क्वाटरनरी बोलना पड़ा। इसका 4 से कोई लेना देना नहीं है कि 4 ही चेन जुड़ेंगे। वो अलग बात है कि एग्जाम्पल ऐसा है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ जाती हैं, तो कहो 4 सब यूनिट हैं, तो 2 अल्फा चेन एक जैसी होती हैं, 2 बीटा चेन एक जैसी होती हैं। ऐसे ही एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन में भी क्या है, 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो जब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो फिर 2 H चेन हो जाएंगे और 2 L चेन हो जाएंगे। तो जनरल बात यह है कि फोल्ड अगर नहीं है तो प्राइमरी, फोल्ड है सेकेंडरी, फोल्ड है टर्सरी, और फोल्डेड प्रोटीन इकट्ठा हो जाएं और कई प्रोटीन मिल करके बड़ी प्रोटीन बनाएं तो उसका नाम क्वाटरनरी। खोलो एनसीईआरटी। कह रहा प्रोटीन जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि क्या है, हाईलाइट कर लें, हेट्रोपॉलीमर। यहाँ स्ट्रिंज मतलब लाइन या चेन मिलेगी किसकी, अमीनो एसिड की। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब अलग अलग होता है। इनऑर्गेनिक वाले कुछ और बताते हैं, ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल कुछ और बताते हैं, फिजिक्स वाले मॉलिक्यूल कुछ और बताते हैं, और बायोलॉजी वाले मॉलिक्यूल कुछ और बताते हैं। तुमको इससे मतलब नहीं कि कौन क्या बताता है, हमको बायोलॉजी वाले से पढ़ना शुरू करना है। बायोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके 4 लेवल हैं। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मतलब पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, मतलब कौन पहला अमीनो एसिड है, कौन दूसरा अमीनो एसिड है और कौन आखिरी अमीनो एसिड है। अगर ये बता सको तो प्राइमरी स्ट्रक्चर। ए प्रोटीन को यहाँ इमेजिन करेंगे क्या, एज ए लाइन। तो जो लेफ्ट एंड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट अमीनो एसिड, और जो राइट एंड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड को ही क्या कहते हैं, एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं, और जो लास्ट अमीनो एसिड है उसको सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन थ्रेड बहुत देर नहीं रहेगा, एज ए एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, बहुत देर ये रॉड के फॉर्म में नहीं रहेगा, जल्दी ही थ्रेड क्या करेगा, फोल्ड करेगा। अब या तो ये कैसे फोल्ड कर जाएगा, हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड कर जाएगा।
अब हेलिक्स कैसे होंगी? तो जैसे वो घूमती हुई क्या होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, केवल कुछ ही हिस्सा क्या बनाएगा, तो किस फॉर्म में जाएगा, हेलिक्स के फॉर्म में जाएगा। प्रोटीन में कौन सा हेलिक्स है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन कुछ न कुछ और फोल्ड बना लेगी, जैसे बीटा प्लेट बना लेगी, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। डायग्राम देख लें, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सारा सीक्वेंस दिख रहा है, ये देखिए फोल्ड है, ये प्लेट बने हैं, अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड है। फिर देखो लिखा है कि कभी कभार लॉन्ग प्रोटीन चेन कुछ ऐसे फोल्ड होती कि अपने ऊपर ही फोल्ड होने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे ऊन का गोला बनाते हो, और इससे क्या बनता है, टर्सरी स्ट्रक्चर। कौन सा व्यू आता है, 3 डायमेंशनल व्यू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्सरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। अगर यहाँ मेनी को हटा के आल कर देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइमरी भी लग जाती है, कहीं ना कहीं सेकेंडरी भी लग जाती है। यहाँ बांड देखो, 2 बांड दिखाए हैं, कौन से, हाइड्रोजन बांड और डाइसल्फाइड बांड। कभी कभार कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो बनती हैं किससे, असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, और तब उनको का नाम क्या कहोगे, सब यूनिट। किस मैनर में ये आपस में जुड़ेंगे, इसके अलग अलग मैनर हैं, या तो वो स्ट्रिंज ऑफ स्फीयर होगा, या तो एक दूसरे के ऊपर होकर के क्या बना लेंगे, क्यूब, या क्या बना लेंगे, प्लेट। उससे मतलब नहीं है, आर्किटेक्चर का कोई मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्वाटरनरी होगा। एग्जाम्पल ना भूलिएगा, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कितनी, 4 सब यूनिट या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 एक जैसी हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अल्फा चेन, और 2 एक जैसी हैं जिनको क्या कहते हैं, बीटा चेन। हीमोग्लोबिन वाला दिया है, एंटीबॉडी वाला नहीं दिया, लेकिन वो भी याद रखिएगा कौन सा है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। हेडिंग डालिए, हेडिंग एंजाइम। पहले कुछ समझ लेते हैं फिर लिखिएगा। एंजाइम, पहला सवाल यह है जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि लगभग ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। ये सही है। इस लाइन में से अगर आप ये हटा दोगे बस गलत हो जाएगा। क्या सभी एंजाइम प्रोटीन है, तो कहोगे नहीं, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है। ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं उनको कहते हैं प्रोटीनेशियस एंजाइम, और ज्यादातर एंजाइम इसी टाइप के होते हैं, वो चाहे पेप्सिन हो, चाहे ट्रिप्सिन हो, चाहे काइमो। ट्रिप्सिन ज्यादातर ऐसे मिलेंगे, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि कुछ न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरीके से बिहेव करते हैं। तो जैसे कहोगे एंजाइम की तरीके से बिहेव करते हैं तो उस एंजाइम को क्या कहोगे, तो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। एक क्वेश्चन। दूसरा ये है कि जब न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरीके से काम करेगा तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो यहां क्या लगाओगे, तो कहोगे आरएनए एज ए एंजाइम काम करता है। जैसे बोलोगे आरएनए वैसे पूछेगा कौन सा आरएनए, तब बताओगे राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बता नहीं पाओगे, तब तक ऑप्शन देगा 16 एस आरएनए, 13 एस आरएनए, 15 एस आरएनए, 23 एस आरएनए, 5 एस आरएनए, 18 एस, 28 एस, बहुत सारे एस आप जानते हो, इसमें से कौन सा है, तो कहोगे 23 एस आरएनए।
राइबोसोमल आरएनए। ये एंजाइम की तरीके से काम करता है, किसमें? तो कहोगे बैक्टीरिया में। किसमें काम करता है? बैक्टीरिया। चूंकि आरएनए एंजाइम की तरीके से काम कर रहा है, इसी नाते इन एंजाइम को कहते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? तो कहोगे वो एंजाइम जो किसका बना हो? आरएनए का। या कहोगे क्या है? नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। मान लेते हैं, अभी लिखिए नहीं, सुन लीजिए। मान लेते हैं कि एंजाइम प्रोटीन का बना होगा। मान लेते हैं एंजाइम प्रोटीन का बना है, एक्सेप्शन को आप छोड़ दीजिए। तो जैसे आप ये कहोगे वैसे बताना पड़ेगा कौन सी प्रोटीन। तो ऑप्शन 3 बेटा लिखो नहीं, छापने के बाद में निकाल लीजिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो आंसर दीजिएगा ऑल। एनसीईआरटी में लिखा है तीनों एंजाइम के तरीके से काम करते हैं। हाँ, अगर चूज करना पड़ेगा तो टर्सरी स्ट्रक्चर लगाइएगा। जैसे हम टर्सरी प्रोटीन कहेंगे, इसका मतलब है कि ये फोल्डेड होगी अपॉन इटसेल्फ। और जैसे आप फोल्ड करोगे, ऐसे ऐसे आप फोल्ड करोगे, वैसे बनेगा क्या? यहां क्रीवाइसेज बन जाएंगे या पॉकेट्स बन जाएंगे। इन क्रीवाइसेज या पॉकेट का नाम एक्टिव साइट होगा। क्या होगा? एक्टिव साइट। और यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां क्या होगा? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर एंजाइम की बात करें तो वो प्रोटीन का है, और किसका है? टर्सरी प्रोटीन का है। का मतलब है कि एंजाइम में अगर क्या है? एक्टिव साइट है। एंजाइम में यदि एक्टिव साइट है तो क्या करेगा? इनहैंस कर देगा। रेट ऑफ रिएक्शन, इतना लिखो पहले। ऐसा कोई भी केमिकल जो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को इनहैंस करे, उसको हम कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे एंजाइम भी एक प्रकार का कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट तो केमिस्ट्री में भी होते हैं, जिनको एनसीईआरटी में यहाँ इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट कहा है। जैसे मेटलर्जी में बहुत सारी आप फर्नेस पढ़ते हो, बहुत सारी फर्नेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाई जाती होंगी, जिनका टेम्परेचर बहुत सा होता है, 800 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मेटलर्जी में। तो इसका मतलब वहाँ के जो कैटालिस्ट हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पर काम कर लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट और एंजाइमेटिक कैटालिस्ट के काम करने के तरीके में अंतर है। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर या प्रेशर पर काम कर सकता है, लेकिन एंजाइमेटिक कैटालिस्ट उस हाई टेम्परेचर या प्रेशर पर काम नहीं कर पाएगा। क्यों? जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एंजाइम की जो प्रोटीन है वो खराब होने लगेगी। अब प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगी तो एंजाइम बचेगा ही नहीं, तो काम कैसे करेगा? लेकिन एक बड़ी समस्या एग्जाम्पल है, कुछ दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर जिंदा रहते हैं, 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंदा रह रहे हैं। अब सवाल है, 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई बैक्टीरिया जिंदा है, इसका मतलब है कि उस बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक रिएक्शन 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रही है। इसका मतलब है कि उसके एंजाइम 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पर खराब नहीं होंगे। फिर से सुनते हैं,
इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर पर काम कर सकते हैं, एंजाइमेटिक कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करेंगे, डैमेज हो जाएंगे। जैसे आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाओगे डैमेज होने लगेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है दुनिया में जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब है उनके टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर उनके एंजाइम भी काम कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि उनके एंजाइम हाई टेम्परेचर पर खराब नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर खराब नहीं होता है और काम करता रहता है, उसको कहते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम। क्या कहते हैं? थर्मोस्टेबल एंजाइम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पर जिंदा रह लेते हैं उनको कहते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो ओवरव्यू है, जरा लिख लीजिए 3-4 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट ये काम कर सकते हैं में एक्ट एट हाई टेम्परेचर, लिखते चले, एंड प्रेशर। ठीक है। लेकिन जो एंजाइम हैं या कह लो एंजाइमेटिक कैटालिस्ट हैं, वो नॉट एक्ट, काम नहीं कर पाएंगे एट हाई टेम्परेचर। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है एबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों नहीं काम करेंगे? एंजाइम डैमेज हो जाएंगे एट हाई टेम्परेचर। और क्या डैमेज हो जाएंगे? तो कहोगे प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगी। लेकिन अब आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह लेंगे सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। एनसीईआरटी में जो टेम्परेचर लिखा है वो लिख लीजिए 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हाई टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? तो जो एनसीईआरटी में लिखा है हॉट विंड्स एंड सल्फर स्प्रिंग। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो कहोगे इनके जो एंजाइम होते हैं वो कैटालिटिकली एक्टिव रहते हैं, या रिमेन एक्टिव कह सकते हो, रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ये एक्टिव रहते हैं हाई टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम हैं वो थर्मोस्टेबल होते हैं। या इसमें थर्मल स्टेबिलिटी होती है। एनसीईआरटी में लिखा है
कि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पर जिंदा रह लेते हैं, क्योंकि एंजाइम कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी शो करते हैं, हाई टेम्परेचर पर खराब नहीं होते हैं। एग्जाम्पल बताओगे थर्मोस्टेबल एंजाइम का? तो एग्जाम्पल है टैक पॉलीमरेज एंजाइम। कहां से? फ्रॉम बैक्टीरिया। कौन सा? थर्मस एक्वाटिकस। तो इसका मतलब थर्मस एक्वाटिकस क्या है? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है? थर्मोस्टेबल एंजाइम है। यहां लिखा है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। जैसे ऑलमोस्ट हटाओ गलत हो जाएगा। क्यों? न्यूक्लिक एसिड भी काम कर सकते हैं किसका? एंजाइम। जब न्यूक्लिक एसिड एंजाइम का काम करेंगे तो राइबोजाइम। कह रहा एंजाइम जैसे कि एनी प्रोटीन हो सकता है उसका स्ट्रक्चर क्या हो? प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता हो। लेकिन हो सकता है एनी प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर सेकेंडरी या टर्सरी हो। लेकिन जब हम टर्सरी की बात करते हैं तब तो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ होता है, क्रिस क्रॉस लाइक इटसेल्फ करेंगे और बनेंगे क्या? मिमिक्री। क्या बन जाएंगे? पॉकेट्स। ऐसे ही किसी एक पॉकेट का नाम एक्टिव साइट होगा, और एक्टिव साइट वही जगह है जहां सबस्ट्रेट क्या होता है? फिट होता है। ऐसा एंजाइम जिसमें क्या हो? एक्टिव साइट हो, वो कैटालाइज करेगा रिएक्शन को हाई रेट। एंजाइमेटिक कैटालिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में क्या होता है? अंतर होता है। क्या? तो एक कह रहा मेन अंतर समझो, जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है वो अच्छे से काम करेंगे क्या? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। लेकिन जो एंजाइमेटिक कैटालिस्ट हैं वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये डैमेज हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो अगर एंजाइम आइसोलेट करो उन ऑर्गेनिज्म से जो सामान्यतया कहाँ रहते हैं? हाई टेम्परेचर, जैसे हॉट वेंट्स में या सल्फर स्प्रिंग में। ऐसा क्यों? तो यहाँ क्या मिलेगा? एंजाइम स्टेबल होंगे और रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर। कितना? 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों संभव हुआ है? क्योंकि यहाँ क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी है एंजाइम की। थर्मल स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम। ऐसे एंजाइम कहाँ से हमको मिलेंगे? तो आंसर क्या देंगे? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। जैसे टैक पॉलीमरेज क्या है? थर्मोस्टेबल एंजाइम। और थर्मस एक्वाटिकस क्या है? तो आंसर क्या देंगे? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। हेडिंग डालें केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में भी जनरल कहानी लिखी है। सिर्फ ये लिखा है कि जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड जो होता है केमिकल, उसके पास 2 ही 3 चांस हैं। या तो उसमें फिजिकल चेंज आ जाए, जैसे आइस को मेल्ट करिए वाटर बना लीजिए, और वाटर को गर्म करके वेपर बना लीजिए। ये स्टेट ऑफ मैटर बदल रहा है, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन इसका मतलब है कि जब बिना बांड तोड़े कुछ बदलाव हो जाए तो वो फिजिकल, बांड अगर टूट जाए या बन जाए तो वो केमिकल। और केमिकल फिर 2 टाइप का, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। लिखो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की भूमिका ऐसे बनाई गई है कि किसी केमिकल
कंपाउंड में या तो कौन सा चेंज आएगा, फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज का मतलब है चेंज विदाउट बॉन्ड, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन। ना तो बांड बनेगा और ना ही बांड टूटेगा, तो हम फिजिकल चेंज कहेंगे या फिजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं इसको। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आइस है से वाटर बना लीजिए, से वेपर बना लीजिए। दूसरा है केमिकल चेंज, या इसी को केमिकल रिएक्शन भी कहेंगे। और यहां क्या होगा, यहां होगा चेंज विद बॉन्ड, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन। बॉन्ड बनेगा भी और टूटेगा भी। बस केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं इनऑर्गेनिक, जिसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दिया गया H2SO4 से, तो बन गया बेरियम सल्फेट प्लस वाटर। दूसरा है ऑर्गेनिक रिएक्शन। और ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब ये है, जैसे हाइड्रोलिसिस की जाए स्टार्च इनटू ग्लूकोज, चाहे फिजिकल रिएक्शन हो रही हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो रही हो, सबस्ट्रेट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो जब कभी रिएक्शन होती है तब सबस्ट्रेट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब वो सबस्ट्रेट फिजिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ भी चेंज हो जाए उससे मतलब नहीं है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके बनने का जो रेट होगा उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यह है प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फार्म्ड पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट टाइम। शॉर्ट फॉर्म में रेट इक्वल टू dP अपॉन dt कहते हैं। रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं।
यदि डायरेक्शन क्या हो, स्पेसिफाइड हो। शुरू करें। अब सवाल यह है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा। तो रेट कई बातों पर डिपेंड करता है। इसमें दो मेन बातें हैं। जहां रिएक्शन हो रही है वहां का टेम्परेचर कैसा है, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और दूसरा बहुत सारे और फैक्टर हैं, जैसे एंजाइम है कि एंजाइम नहीं है। अगर एंजाइम होगा तो रेट बहुत तेज होगी, और एंजाइम नहीं होगा तो रेट स्लो होगी। तो दो यहाँ फैक्टर लिखे हैं, एक टेम्परेचर का असर है और एक एंजाइम का। टेम्परेचर वाले में क्या लिखा है, तो एक जनरल रूल ऑफ थंब है। थंब रूल क्या कहता है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज कर दो, तो अगर वो चेंज फेवर में होगा तो रेट डबल हो जाएगा, और अगर चेंज फेवर में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। फेवर के होने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन कह रही है कि टेम्परेचर बढ़ाओ, और आपने 10 बढ़ा दिया तो ये फेवर में हो गया है। रिएक्शन का टेम्परेचर हाई है, रिएक्शन की डिमांड है कि टेम्परेचर आप घटाओ, लेकिन आप बढ़ाए ही जा रहे हो। तो अगर हाई पे हो रहा है और हाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रेट घट जाएगा। तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करोगे तो या तो फेवर में होगा तो रेट डबल हो जाएगा, और अगर फेवर में नहीं है तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लिख लीजिए, फैक्टर affecting rate of रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में दो चीजें आती हैं, एक क्या है, टेम्परेचर, और दूसरा क्या है, एंजाइम। एंजाइम है कि एंजाइम नहीं है। जैसे टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर का इफेक्ट अगर जानना है तो कौन सा, तो जनरल रूल ऑफ क्या, थंब। और ये कहता क्या है, तो जनरल रूल ऑफ थंब कहता है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर दो क्या, टेम्परेचर, तो रेट का हाल क्या होगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चेंज करोगे तो रेट या तो क्या हो जाएगी, डबल, और या तो क्या हो जाएगी, हाफ। फिर एंजाइम का इफेक्ट आएगा। एंजाइम का इफेक्ट अगर जानना चाहते हो तो रिएक्शन बगैर एंजाइम के करा के देख लो। जब बगैर एंजाइम के रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट के बनने का रेट काफ़ी स्लो होगा, और जब एंजाइम के साथ कराओगे तो प्रोडक्ट काफ़ी तेजी से बनेगा। तो विदाउट एंजाइम क्या होगा, स्लो रेट होगा, और विद एंजाइम क्या होगा, फास्ट होगा। विदाउट एंजाइम वाली रिएक्शन को अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनकैटेलाइज्ड। और अगर एंजाइम है तो कहेंगे कैटेलाइज्ड। तो असर कैसे देखोगे, तो दो चीजें होती हैं, एक होती है अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, ये विदाउट क्या होगी, एंजाइम होगा, और तो हमको क्या देखने को मिलेगा,
वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे पता चला कि बहुत स्लो हो रहा है? तो उससे एग्जाम्पल से पता चलेगा। एग्जाम्पल ये है कि CO2 ले लीजिए, वाटर ले लीजिए और रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बना दीजिए? H2CO3 बना दीजिए। कितने H2CO3 बनेंगे? तो इस केस में H2CO3 की संख्या 200 पर आवर है। 200 पर आवर का मतलब 200 H2CO3 बनेंगे 1 घंटे में। लेकिन यही रिएक्शन कैटालाइज्ड करा दी जाए, और कैटालाइज्ड रिएक्शन का मतलब विद एंजाइम। तो जैसे विद एंजाइम कराओगे, कौन सा एंजाइम होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो क्या देखने को मिलेगा? वेरी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ बहुत फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। CO2 वही है, वाटर वही है, रिएक्शन का प्रोडक्ट भी वही है, बस H2CO3 कितने बने ये देखना पड़ेगा। H2CO3 की संख्या कितनी है? 6 लाख पर सेकंड है। 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 1 घंटे में कितने बनेंगे? तो भैया 1 सेकंड में जितने बन रहे हैं उसको 3600 से गुणा कर दीजिए। गुणा करके निकालिए कितना हो रहा है। वो तो रटा है। देखो कितने जीरो बढ़ेंगे। अभी कितने जीरो हैं? अभी 5 जीरो हैं, और तब हो जाएंगे 7 जीरो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहां जो एंजाइम लग रहा है कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो इनहांस कर देगा रेट कितना? तो 10 मिलियन टाइम। 10 मिलियन टाइम। ये कहां पाया जाता है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ RBC, याद है? और कहां मिलता है? प्लाज्मा में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एंजाइम का क्या असर है, तो कहोगे एंजाइम के नाते उसमें होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ये तो पहली बात है। अब सवाल ये है कि क्या एंजाइम का कोई और भी असर है रेट बढ़ाने के अलावा? कहोगे हाँ और भी असर है। क्या? एंजाइम बदल करके प्रोडक्ट बदल सकते हो। सेम सबस्ट्रेट से अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या बदल के? एंजाइम बदल के। एग्जाम्पल से समझ में आए? लिख लिया सबने? एग्जाम्पल समझ में आएगा। किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं जिनको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस,
कितने स्टेप में? 10 स्टेप में होती है। एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप, तो 10 ही क्या लगेंगे? एंजाइम लगेंगे। भाई अलग अलग स्टेप के अलग अलग क्या होंगे? एंजाइम। अब ध्यान से सुनिएगा, ग्लूकोज को ले लिया और ग्लूकोज से बना लिया पायरुविक एसिड। अभी लिखो ने जरा देख लो। और कितने स्टेप चलाए? 10 स्टेप चलाए। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो स्टेप बढ़ जाएगा, इसी से बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर चलेगी क्रेब साइकिल और ईटीएस और बहुत सारी एटीपी बनेगी। कहने का मतलब ये जो कहानी है ये एरोबिक कंडीशन में मिलेगी। लेकिन मान लेते हैं कि किसी के पास उतनी ऑक्सीजन नहीं है, तो पायरुविक एसिड बनाया और उससे बना लिया लैक्टिक एसिड। ये कहानी कब होगी? एनएरोबिक कंडीशन में होगी। और किस में होगी? तो या तो ये स्केलेटल मसल में मिलेगी और या तो बैक्टीरिया में मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, यहां से तक के 10 एंजाइम तो सेम है, सिर्फ एक एंजाइम बदलिए। यहां का एंजाइम बताओ बस, यहां का एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहां का एंजाइम देखो ध्यान से, सिर्फ एक एंजाइम बदला है और ग्लूकोज का प्रोडक्ट बदल गया है। यहां एंजाइम 10 वही लिए, एक नया ले लिए, यहां 10 वही लिए, एक नया ले लिए, तो क्या मिल गया? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर देखो, इसी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और दो एंजाइम बढ़ा दिए और बना लिए इथाइल अल्कोहल। ये भी कब होता है? तो ये होता है एनएरोबिक में। और किस में होता है? ईस्ट में। कहते क्या हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब ध्यान से सुने, अगर एस्टाइल कोई एंजाइम है तो लगे कितने स्टेप? 11 एंजाइम लगे 11। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर रहे हो, स्टेप लगे 11, एंजाइम भी लगे 11। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये 2 स्टेप में होता है ना, ये 2 स्टेप में होता है। पहले CO2 निकलता है, उसके बाद इथाइल। तो यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन वाला भी तो एंजाइम एक लगता है। तो देखिए 11 एंजाइम में ये बन गया, 11 में ये बन गया, 12 में ये बन गया। कहने का मतलब है कि एक ही सबस्ट्रेट ग्लूकोज से आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो। क्या बदल के? एंजाइम बदल के। तो क्या एंजाइम का सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर ही असर है? कहोगे नहीं, रेट पर तो असर है, लेकिन प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है। तो कंक्लूजिव लाइन, एंजाइम में क्या कर देंगे? चेंज प्रोडक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। लिखो, बहुत कहानी यहां लिखी है। कैसे समझे एंजाइम को? तो समझो ही नहीं, पहले समझना पड़ेगा किसी केमिकल रिएक्शन को। तो पढ़ते हैं केमिकल कंपाउंड 2 चेंज। एक कौन सा? फिजिकल। कुछ अंडरलाइन न करिएगा, चेंज शेप में करो लेकिन विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड।
तो फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस कहोगे। लेकिन कोई इसमें चेंज ऑफ क्या मिलेगा, स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आइस से क्या बनाओ, वाटर से क्या बनाओ, वेपर, ये फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जब कभी बांड जाए या बांड टूट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे केमिकल रिएक्शन, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला दिया है। ऐसे ये याद रखिएगा एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ये किस में आएगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन में आएगी। रेट सबका होगा, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे केमिकल प्रोसेस हो। रिफर्स टू द, यहाँ से अंडरलाइन करें, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फार्म्ड पर यूनिट टाइम dt अपॉन dt। रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर क्या हो, डायरेक्शन पता हो। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाई टेम्परेचर और कुछ अदर फैक्टर। जनरल रूल किसका है, थंब का, क्या कहता है, रेट को या तो क्या कर लोगे, डबल कर लोगे, या तो हटा के क्या कर लोगे, आधा कर लोगे। कब, 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज है, रेट बहुत तेज होगा, रेट हायर देन क्या, अनकैटालाइज, कैटालाइज का बहुत ज्यादा तेज होगा। व्हेन एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन ऑब्जर्व, रेट बहुत तेज होगा। एग्जाम्पल दिया है, CO2 है, वाटर है, H2CO3 बना है। इसी को कैटालाइज्ड, इसी को अनकैटालाइज्ड देखना है। देखो अगर एब्सेंस ऑफ एंजाइम है तो रिएक्शन कैसी, अनकैटालाइज्ड, तो कितने मॉलिक्यूल, 200, कितनी देर में, 1 घंटे में। लेकिन अगर एंजाइम प्रेजेंट है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो कितने मॉलिक्यूल, 6 लाख मॉलिक्यूल, वो भी कितनी देर में, 1 सेकेंड में। इसका मतलब एंजाइम ने रेट कितने गुना बढ़ा दिया, तो कहोगे 10 मिलियन टाइम बढ़ा दिया। कह रहा हजारों टाइप के एंजाइम कैटालाइज करते हैं यूनिक केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन। किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन को हम कहते क्या हैं, तो मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। तो कितने एंजाइम लगते हैं, 10 ही एंजाइम लगते हैं। कह रहा चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि अगर आप क्या करो, इसमें एक स्टेप या क्या बढ़ा दो, 2 एडिशनल रिएक्शन करा दो, तो हमको वैरायटी मिल जाएगी क्या, एंड प्रोडक्ट के। इसको एग्जाम्पल समझाया है। स्केलेटल मसल में चले जाओ, एनारोबिक कंडीशन में चले जाओ, तो उसी ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन है तो पायरुविक एसिड बन के फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। अगर ईस्ट में चले जाओ और फर्मेंटेशन होने लगे तो इसी पाथवे से हमको क्या मिल जाएगा, एथेनॉल मिल जाएगा। हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। क्लियर, ये रियल में यहां से पढ़ना शुरू करना है। हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ हाई रेट, मैकेनिज्म ऑफ हाई रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हाई रेट ऑफ रिएक्शन। उसी कहानी को फिर रिपीट करेंगे, क्या कि ऐसा कोई भी केमिकल जिससे क्या बने, प्रोडक्ट बने, उस केमिकल का नाम क्या रखोगे, तो उस केमिकल का नाम सबस्ट्रेट रखोगे। इसको लिखेंगे S और इसको लिखेंगे P। रिएक्शन कौन कराएगा, एंजाइम कराएगा। और एंजाइम क्या होगी, टर्सरी प्रोटीन होगी। और अगर टर्सरी प्रोटीन होगी तो इसमें क्या होगा,
एक्टिव साइट होगा, और अगर एक्टिव साइट होगा तो यही सबस्ट्रेट, यही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। अब देखो इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एंजाइम है, ये कोई एंजाइम है, और एंजाइम में ये जो जगह है ये एक्टिव साइट है, और मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। तो होना ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ेंगे, तो ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे आके फिट हो जाएगा। तो रिजल्ट देखो क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम है, और ये सबस्ट्रेट यहां फिट हो गया। इसे कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी लिखो नहीं, सुन लो। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तभी इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में कुछ बांड टूटेंगे, कुछ नए बांड बनेंगे, तो जल्दी ही ये कॉम्प्लेक्स बदल जाएगा। देखो क्या बदलेगा, जल्दी ही ये बदल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रोडक्ट। तो फिर ये क्या है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सुन ले, फिर लिखें। जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, थोड़ी देर बाद स्थिति ये होगी कि एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम एंजाइम। इस पूरी कहानी में ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसका बनना ऑब्लिगेटरी है, मतलब अनिवार्य है। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये ऑब्लिगेटरी है। तो सिर्फ जनरल बात यहां है कि ऐसा कोई भी केमिकल जिससे प्रोडक्ट बने उसका नाम सबस्ट्रेट होगा, जो इस रिएक्शन को कराएगा वो एंजाइम होगा। अक्सर वो टर्सरी प्रोटीन होगी तो उसमें वो एक्टिव साइट होगा, वहीं सबस्ट्रेट बाइंड या फिट होगा। जैसे ये एंजाइम है, ये उसका एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट आकर के यहाँ फिट हो गया, बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसका बनना अनिवार्य है, बनना ही है। जल्दी ही सबस्ट्रेट में बांड टूटेंगे, नए बांड बनेंगे और सबस्ट्रेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो हम कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया है। थोड़ी देर बाद एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। लिखो इतना। अब लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। कभी कोई सबस्ट्रेट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो डायरेक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है थ्रू द ट्रांजिशन फेज। अब सवाल यह है कि ये ट्रांजिशन फेज सबस्ट्रेट की है कि प्रोडक्ट की है।
तो कहोगे ये वास्तव में सबस्ट्रेट ही है। सबस्ट्रेट ट्रांजिशन फेज ऑफ सबस्ट्रेट में जाएगा, फिर फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब होता क्या वो देखिए। तो सबस्ट्रेट के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी जो कि लो होती है। इस सबस्ट्रेट को एनर्जी दे दी जाए तो जैसे जैसे आप इसको एनर्जी देंगे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच जाएगा। इतनी हाई एनर्जी हो जाए कि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाए और टूट के क्या बना दे, प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी का सीधा रिलेशन एनर्जी से है। सबस्ट्रेट जिसकी लो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टेबल होता है, लेकिन जैसे जैसे इसको एनर्जी मिलेगी इसकी एनर्जी हाई होती जाएगी, वैसे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और ये अनस्टेबल ट्रांजिशन फेज ऑफ सबस्ट्रेट जो है इसी से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब चूंकि ये बनते ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो कहेंगे ट्रांजिएंट फेज है, थोड़ी देर के लिए बनती है। तो आया हुआ सवाल है ट्रांजिशन फेज की पहचान बताओ। तो 3 पहचान है, कहोगे हाई एनर्जी वाली फेज है, अनस्टेबल फेज है और ट्रांजिएंट फेज है, और कंपलसरी बनती ही बनती है तो क्या कहोगे, ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, जैसे इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अब इसको यहां समझेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, आपने इसको मान लेते हैं कि ये अभी 10 जूल इसकी एनर्जी है। मान लेते हैं कि इसको 30 जूल एनर्जी दे दी गई तो ट्रांजिशन फेज की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 40 जूल हो जाएगी। जैसे ही 40 जूल एनर्जी हो गई ये इतना अनस्टेबल हो गया कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो ये एनर्जी रिलीज कर देगा। अब ध्यान से देखिएगा कितनी एनर्जी रिलीज किया, तो लिया कितनी था 30 और रिलीज कर दिया 35 जूल एनर्जी। अब बताओ, या 35 कैलोरी कह सकते हो। अब 35 कैलोरी अगर एनर्जी निकल गई है तो प्रोडक्ट के पास बची कितनी होगी, तो प्रोडक्ट के पास 5 बची है। ध्यान से सुनिएगा, सबस्ट्रेट के पास 10 कैलोरी एनर्जी थी, 30 कैलोरी एनर्जी दी गई, ट्रांजिशन फेज के पास 40 हो गई, प्रोडक्ट के पास 5 बची क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गई। तो लगी कितनी थी 30 और निकली कितनी 35, तो नेट निकल गई ना। इसी नाते इसको कहते क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या इसी का नाम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस केस में प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो हमेशा सबस्ट्रेट से कम होती है। एनर्जी आप प्रोडक्ट से तय होता है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है इसका मतलब एनर्जी निकल बहुत गई है, तभी प्रोडक्ट की कम है। इसको क्या कहते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहां देख लो, मान लेते वही सबस्ट्रेट अभी भी 10 पर है, इसको कितनी एनर्जी दी गई, इसको 30 कैलोरी एनर्जी दी गई, तो ये कहां पहुंच गया, ये 40 कैलोरी एनर्जी पर पहुंच गया। और जब ये प्रोडक्ट बना तो केवल 25 ही रिलीज हुई। तो बताओ प्रोडक्ट के पास कितनी बची, तो प्रोडक्ट के पास 15 कैलोरी एनर्जी बची। लगी कितनी थी 30, निकली कितनी 25, तो घाटा हुआ है ना, एनर्जी लग गई। इसी नाते इसका नाम एंडोथर्मिक है। ऐसे केस में जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो सबस्ट्रेट से ज्यादा होती है। तो जब एनर्जी या प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से ज्यादा हो इसका मतलब एनर्जी लग गई है, और लग गई का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, या इसी को एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। लेकिन चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, दोनों केस में, एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, दोनों केस में ट्रांजिशन फेज की एनर्जी किससे ज्यादा होगी, सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी कि प्रोडक्ट से ज्यादा होगी कि दोनों से,
तो चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, दोनों केस में इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मोर देन क्या, तो कहोगे सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी स्टेबल होता है, तो आराम से सुनेंगे, चाहे स्टेबल सबस्ट्रेट हो और चाहे स्टेबल प्रोडक्ट हो, दोनों से एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांजिएंट फेज या ट्रांजिशन फेज की एनर्जी ज्यादा होती। फिर से सुन लेते हैं, जो बढ़ाया बढ़ा लीजिए। हाँ, तो यहां डाटा चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो डाटा लिखा लिख लो, फिर से सुनाते हैं। अब कुछ तो कल वाले चेंज ही करना पड़ेगा। कल 40 दिया था तो 50 पहुंचा दिया था, आज 30 दिया है तो 40 पहुंचा दिया, उससे क्या मतलब है। क्या बताया है, किसी भी सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनता है तब सबस्ट्रेट एक ऐसी फेज में जाता है जब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जब वो अनस्टेबल होता है, जब वो ट्रांजिएंट फेज में पहुंच जाता है, और तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब जब ये घटना होती है तो सबस्ट्रेट से ट्रांजिएंट फेज तक जाने में कुछ एनर्जी लगती है और ट्रांजिएंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ एनर्जी निकलती है। जितनी लगी है अगर उससे ज़्यादा निकल गई तो प्रोडक्ट के पास कम बचेगी, और जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है उससे कम निकली तो प्रोडक्ट के पास ज़्यादा बचेगी। प्रोडक्ट के पास यदि सबस्ट्रेट की तुलना में एनर्जी ज़्यादा है या कम है, वो तय होगा कि वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। यदि प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम बची है तो एक्सोथर्मिक है, और प्रोडक्ट के पास ज़्यादा बची है तो एंडोथर्मिक है। चाहे एक्सोथर्मिक हो और चाहे एंडोथर्मिक हो, दोनों केस में ट्रांजिशन फेज की एनर्जी ज़्यादा होगी किसी भी स्टेबल सबस्ट्रेट से या स्टेबल प्रोडक्ट। इन दोनों की एनर्जी कम ज़्यादा है, कभी भाई इसकी ज़्यादा है और कभी इसकी ज़्यादा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों की एनर्जी किससे ज़्यादा हो जाए, ट्रांजिशन फेज से ज़्यादा हो जाए। लिखो, फॉर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, तो कहोगे एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन फेज मोर देन किससे, स्टेबल सबस्ट्रेट एंड क्या, स्टेबल प्रोडक्ट। लिख लिया। अब असली सवाल है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, तो लिखा है ट्रांजिशन फेज के पास इतनी एनर्जी है कि वो स्टेबल रह ही नहीं सकता है। चलो इधर आओ, फिर से देखो, आराम से बताएं। सबस्ट्रेट के पास 10 जूल एनर्जी है या कैलोरी एनर्जी है, इसको 30 जूल एनर्जी दी गई, तब बढ़ के कितना हो गई, 40 हो गई। और जब इसकी 40 एनर्जी हो गई तभी किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ। तो किसी सबस्ट्रेट को जितनी एनर्जी दी जाती है,
जिससे वो कहाँ पहुंच जाए, ट्रांजिशन फेज में पहुंच जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो कहोगे अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू सबस्ट्रेट टू रीच ट्रांजिशन फेज एंड प्रोड्यूस क्या, प्रोडक्ट। हिंदी में किसी भी सबस्ट्रेट को जो एनर्जी दी जाए जिससे वो कहाँ पहुंच जाए, ट्रांजिशन फेज में पहुंच जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम कहेंगे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एक क्वेश्चन। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी वास्तव में क्या है? तो वास्तव में यहां समझ में आएगा। अगर हम ये लाइन खींच लें और ये लाइन खींच लें तो ये अंतर दिखाई पड़ रहा है। ये अंतर किसके किसके बीच है? तो कहोगे सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन फेज की एनर्जी में क्या है, अंतर। इधर की तरफ बेटा क्या है, एनर्जी है, ठीक है। सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन फेज की एनर्जी के बीच का जो अंतर है उसी का नाम एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की दो डिफिनेशन हो गई, कौन सी? पहला, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू सबस्ट्रेट टू रीच ट्रांजिशन फेज एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। या ये भी कह सकते हो कि सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन फेज की एनर्जी के बीच जो अंतर है वही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। बढ़ाओ। तो यही एनर्जी तो है, सबस्ट्रेट को एनर्जी दी गई, ट्रांजिशन में पहुंचा, इसी का नाम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो सबस्ट्रेट को एक्टिवेट कर दे उसी का नाम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। लिख ले, अमाउंट ऑफ एनर्जी provided to substrate to reach, पहुंच जाए कहां, हाई एनर्जी, कौन सा, ट्रांजिशन फेज एंड कन्वर्ट इनटू किसमें, प्रोडक्ट। या तो ये डिफिनेशन याद रखो और या तो ये याद रखो। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच, बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड अनस्टेबल ट्रांजिशन फेज। बात तो एक ही है, स्टेबल सबस्ट्रेट और अनस्टेबल ट्रांजिशन फेज के बीच जो एनर्जी का अंतर है उसी को नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आखिरी सवाल, ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में होती है कि दोनों में होती है? देख लो, यहां से यहां जाने में कुछ न कुछ तो एनर्जी लगेगी ही और यहां से यहां जाने में कुछ न कुछ तो एनर्जी लगेगी, क्योंकि दोनों केस में ट्रांजिशन फेज की एनर्जी क्या है, ज्यादा है।
तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर बोथ कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक। आया हुआ सवाल है। लिख लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इतना कुछ पढ़ डाले हैं, लेकिन ये कहीं नहीं पता चला है कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को हाई कैसे करता है। और हेडिंग तो वही पड़ी है, मैकेनिज्म ऑफ हाई रेट ऑफ रिएक्शन बाय क्या, एंजाइम। बन गया, लिख गया। अब देखें इधर, इधर की तरफ एनर्जी है और इधर की तरफ प्रोग्रेस है ऑफ रिएक्शन। लिखे नहीं, देखें। और ये मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है, ये सबस्ट्रेट है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा करके कहां ले गए, ट्रांजिशन, और फिर फाइनली क्या बन गया, फाइनली प्रोडक्ट बन गया। ये जो है ये भी एनर्जी है किसकी, ट्रांजिशन फेज की। ये किसकी है, ट्रांजिशन फेज की। तो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई गई, ट्रांजिशन फेज तक गए। अगर ये लाइन ऐसे सीधी कर दी जाए और ये लाइन ऐसे सीधी कर दी जाए तो ये है क्या, ये है क्या। तो अभी पढ़े हैं सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन फेज की एनर्जी के बीच का जो अंतर होता है उसका नाम एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। बस या अभी बेटा लिखो नहीं, लिखने का टाइम दे देंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी है और अभी एंजाइम नहीं लगा है, ये विदाउट एंजाइम है। ठीक, एग्जाम्पल समझेंगे। यहां 10 जूल एनर्जी है, यहां 40 जूल एनर्जी है, तो कितना देना पड़ा था, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, 30 जूल की थी या 30 कैलोरी एनर्जी थी। तब तक यही रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में कराई गई। तो जब एंजाइम के प्रेजेंस में कराई गई तो हाल देखो क्या हुआ है। सबस्ट्रेट अभी भी 10 पे ही है, बस ट्रांजिशन फेज की एनर्जी चेंज हो गई है। पहले ट्रांजिशन फेज 40 पर था, मान लेते हैं कि अब ये घट के 20 पर आ गया है। तो ये क्या है, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब सही है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है, विद एंजाइम। बस इतना बताओ एक्टिवेशन एनर्जी है कितनी। तो भाई देखो 10 से शुरू किए थे, ले गए थे 40 तक, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, 30। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ है, केवल 20 तक गए हैं, तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 10 ही है। ये बताओ इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई है कि इसमें हाई है।
तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लो। बस यही कॉन्सेप्ट आखिरी है। जब कभी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को बिना एंजाइम के कराते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, तो यहां से यहां पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो प्रोडक्ट देर में बनेगा। जब एंजाइम की मदद से करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी का पार जो यहां था लेवल, वो कहां आ गया, वो नीचे आ गया है। इसी नाते यहां से यहां पहुंचना जल्दी होगा, तो जब यहां जल्दी पहुंचोगे तो प्रोडक्ट भी जल्दी बनेंगे। भाई 10 से 40 जाना टाइम ज्यादा लगेगा और 10 से 20 जाना टाइम कम लगेगा। तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि जब एंजाइम नहीं लगता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हाई, और जब एंजाइम लगता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लो। और जब हाई होगी तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट आने में टाइम ज्यादा लगेगा, और जब लो होगा तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में आने में टाइम कम लगेगा। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंजाइम किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, कहोगे हाँ, कैसे? तो इसके दो आंसर है। एक ऑप्शन कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ना मिले तो कहोगे ट्रांजिशन फेज की जो एनर्जी बार है उसको क्या करता है, नीचे ले आता है। पहले ट्रांजिशन फेज कह रहा था कि हमको क्या चाहिए, 40 की एनर्जी चाहिए, अब कह रहा नहीं हम कितने बना लेंगे, 20 ही पर प्रोडक्ट में बना लेंगे। तो भाई 10 से 40 जाने में टाइम ज्यादा लगेगा और 10 से 20 जाने में टाइम कम लगेगा। क्लियर है? बनाओ। लिखें? तो याद क्या क्या रखेंगे, सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो ट्रांजिशन फेज बनेगा, उसके 4 क्वेश्चन, ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन है, हाई एनर्जी है और अनस्टेबल है और ट्रांजिएंट है, इंटरमीडिएट स्टेज भी कह सकते हैं, लेकिन है सबस्ट्रेट। उसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट से भी और प्रोडक्ट। हाँ, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की जब तुलना करेंगे तो कभी सबस्ट्रेट की ज़्यादा और कभी प्रोडक्ट की ज़्यादा। अगर सबस्ट्रेट की ज़्यादा है प्रोडक्ट की कम है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक, और सबस्ट्रेट की कम है प्रोडक्ट की ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक। लेकिन दोनों केस में ट्रांजिशन फेज की ज़्यादा होगी, तो दोनों फेज में हमको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पहुँचने में, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो वहाँ पहुँचने में टाइम कम लगेगा, तो प्रोडक्ट भी तो जल्दी बनेगा। एंजाइम इनहैंस रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम इनहैंस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे? तो कहोगे बाई रिड्यूसिंग क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, या बाई रिड्यूसिंग एनर्जी बार ऑफ किसका, ट्रांजिशन फेज। एनर्जी बार कहो चाहे एनर्जी लेवल कह दो, पहले लेवल बहुत हाई था उसको क्या कर लिया, नीचे ले आए। बाकी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी सबस्ट्रेट की वो मैक्सिमम एनर्जी जब वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। मिनिमम होती है, मिनिमम एनर्जी में कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा,
अच्छा भैया आप ही लोग तय करो कि मिनिमम होगी कि मैक्सिमम, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जिससे मतलब है वो हमने पढ़ा दिया है। कह रहा है इस बात को अगर समझना चाहते हो तो एंजाइम को फिर पढ़ो, तो फिर से पढ़ लेते हैं कि एंजाइम में क्या मिलेगा, एक्टिव साइट। जब कभी केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन होगा, रिएक्शन होगी, तो वह केमिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसका नाम क्या रखोगे। यहाँ एंजाइम प्रोटीन की होगी जिसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ क्या मिलेगा, एक्टिव साइट। वही कन्वर्ट करेगी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखेंगे। कह रहा ये हो सकता अब तक समझ में आ चुका होगा क्या, कि जो सबस्ट्रेट है उसको बाइंड करना है किससे, एंजाइम से। कहाँ पर, एक्टिव साइट। वही बात घुमा घुमा के चौथी बार लिख रहे हैं। और सब एक्टिव साइट क्या है, क्लेफ्ट या पॉकेट है। सबस्ट्रेट डिफ्यूज होगा, किधर की तरफ जाएगा, एक्टिव साइट की तरफ। तो फिर ये हाईलाइट करो। ऑब्लिक का मतलब अनिवार्य फॉर्मेशन किसका, एंजाइम सबस्ट्रेट। यहाँ ई क्या है, एंजाइम, एस क्या है, सबस्ट्रेट। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसा होगा, फिर हाईलाइट करो, ट्रांजिएंट फिनोमेना है, परमानेंट थोड़े बनेगा। इस स्टेट के दौरान जो सबस्ट्रेट बाउंड किया किससे, एक्टिव साइट से, तो एक न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट बनेगा जिसका नाम याद रखिएगा, जल्दी ना रखिए। ट्रांजिशन स्टेट वास्तव में किसकी स्टेट है, सबस्ट्रेट की है। चाहे जितनी फेज बने सब सबस्ट्रेट की हैं। जल्दी ही जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड हैं वो बनेंगे या टूटेंगे, और क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। कहाँ से, एक्टिव साइट से। दूसरी भाषा, कह रहा दूसरी भाषा में कह दो, तो चाहे जितनी भाषा में कह दो, चाहे जितने शब्दों, उससे कोई मतलब नहीं, बात एक ही है। फिर रिपीट किया है, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट थ्रू। तो कहोगे सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू, किसके थ्रू, तो वही ट्रांजिशन स्टेट। हो सकता है कि बहुत ढेर सारी क्या बन जाएं, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएं, जो किसके बीच होंगी, तो कहोगे स्टेबल सबस्ट्रेट और स्टेबल प्रोडक्ट। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज फैक्ट दैट सभी इंटरमीडिएट, जितने भी इंटरमीडिएट बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे। अब सारा खेल स्टेबिलिटी का है, तो स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। तो कह रहा डायग्राम देखो, देख लिया है, इधर की तरफ क्या है, एनर्जी, इधर की तरफ क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वाई एक्सिस क्या बताता है, तो एनर्जी बताता है। एक्स एक्सिस क्या बताता है, प्रोग्रेस बताता है। किसके थ्रू, तो बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा 2 चीजें, भैया 2 चीजें कहां से नोटिस कर लेंगे, डायग्राम बना है केवल किसका, एक्सोथर्मिक का। नोटिस कर लिया होगा आपने एंडोथर्मिक भी, ऐसे कैसे नोटिस कर लिया होगा, तो इमेजिन कर लिए क्या, कि जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है किसके बीच, किसके बीच, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। कह रहा आपने एनर्जी लेवल डिफरेंस तो नोटिस किया होगा, तो भैया नोटिस कर लो क्या, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, किससे, सबस्ट्रेट से, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, तो कह रहा नहीं सप्लाई, चूंकि एनर्जी यहाँ हीट रिलीज होगी, नहीं सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। इसका ये मतलब न निकाल लेना कि हमको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, हीट के फॉर्म में सप्लाई नहीं है, चूंकि नेट एनर्जी यहाँ क्या है, रिलीज हो रही है। दूसरी तरफ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, या हाँ इसी को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जबकि दूसरी तरफ कौन सी है, एंडोथर्मिक या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। यहाँ सबस्ट्रेट, मतलब दोनों केस में सबस्ट्रेट को गुजरना पड़ेगा किससे, हाई एनर्जी स्टेट, जिसका नाम, मतलब दोनों केस में क्या लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ किसके बीच, सबस्ट्रेट और किसके बीच, उसी का नाम क्या पड़ा, ये देखो आखिरी में लाइन लगा है, एंजाइम घटा देगा दिस एनर्जी बैरियर। जो बैरियर कितने पर था,
40 पर था उसको घटा के कितना ले आया, 20 ले आया, तो एनर्जी बैरियर को घटा देगा। तो ट्रांजिशन फेज की जब एनर्जी बैरियर को घटा दोगे तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में आसानी से क्या करेगा, बंद हो जाएगा। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, एक लेक्चर का बचा है, अगले लेक्चर पर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर।